हेलो फ्रेंड्स, नाबार्ड के फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आएगा या नहीं, या टोटली डिपेंड करेगा आपके 80-20 प्रिंसिपल के इम्प्लीकेशंस पे। जी हाँ, 80-20 प्रिंसिपल के इम्प्लीकेशंस पे। नमस्कार, मैं शिव कुमार, को फाउंडर ऑफ बैंकवीज। आज नाबार्ड मेंस को क्रैक करने के सीक्रेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 80-20 प्रिंसिपल एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो स्टडी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो और एनी अदर डायमेंशंस हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाबार्ड के फाइनल सिलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम वर्किंग बैकग्राउंड। अगर सक्सेस के डिसाइडिंग फैक्टर जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, दैट इज टाइम, हार्ड वर्क, पैशन, स्मार्ट वर्क, ये सारे हैं, देन डेफिनेटली नाबार्ड के फाइनल सिलेक्शंस में जो कैंडिडेट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट, दे वुड हैव कम फ्रॉम नॉन वर्किंग बैकग्राउंड। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राफ उल्टा है। नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस आर मेजॉरिटी इन फाइनल सिलेक्शन ऑफ नाबार्ड और नॉन वर्किंग का ओनली 20% कंस्टिट्यूट करते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली सक्सेस, आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सक्सेस के डायमेंशन जो सारे हैं उसके साथ जब तक 80-20 प्रिंसिपल को इंक्लूड ना किया जाए वो टोटली वेस्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बिना बाकी सारे कंपोनेंट जो है डेड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सक्सेस के लिए जब तक 80-20 प्रिंसिपल का अप्लाई ना किया जाए, बाकी सारे कंपोनेंट सक्सेस के वो बिल्कुल इरेलीवेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि अगर हार्डवर्क सक्सेस का डिसाइडिंग फैक्टर होता, देन वर्कर्स एंड लेबरर्स तो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, वही होते हैं आपके सक्सेसफुल। लेकिन ऐसा तो है नहीं। स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करें, देन एजुकेटेड पीपल आर मोर स्मार्ट कंपेयर टू अदर्स। डेफिनेटली एजुकेटेड पीपल वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, किसी भी बैंकर्स, अपने नियर एंड डियर कोई भी बैंकर्स होगा, आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, एक ही सवाल उनसे पूछिए कि आपके ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांचेज में रिच एंड सक्सेसफुल किस सेगमेंट से आते हैं, देन डेफिनेटली दे वुड गिव द आंसर बिजनेसमैन एंड दैट टू नॉट मच एजुकेटेड। अब यहाँ पे 80-20 प्रिंसिपल का मतलब आपके 20% एक्शन आपको जो है 80% रिजल्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड 80% आपका एक्शन 20% रिजल्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो नाबार्ड के अभी प्रीलिम्स आप दे के आए हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों मिला के जो 20% सेक्शंस आपके कंस्टिट्यूट करते हैं, 20% सेक्शन वो आपके फाइनल 80% आपके जो फाइनल सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 80% आपके एरिया जो है सेक्शंस वो आपके 20% सिलेक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल प्रीलिम्स का आपने 8 सेक्शन का एग्जाम दे किया है, जिसमें कि आपका टोटल जो फाइनल सिलेक्शन में इम्पैक्ट डालने वाली है मेजॉरिटी वो आपके होते हैं जीए, ESI, ARD एंड राइटिंग स्किल। यही आपका मेजर कंपोनेंट है जो कि आपके 80% रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शंस में। इसे आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी स्टडी किए हैं, उन सारे स्टडीज में अभी आपका जो नाबार्ड में सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो पूरा कैरियर में आपका 80% इम्पैक्ट डालने वाला है, पूरे कैरियर का जो कंपोनेंट होगा। लेकिन आपने बचपन से अभी तक में जितना कुछ सीखा है, क्या वो 100% इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आपने बचपन से लेकर अभी तक जो सीखा, ओनली 20% उसका लर्निंग आप जो नाबार्ड के सिलेक्शंस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके कैरियर का टोटल 80% कंस्टिट्यूट करने वाले। दूसरे एग्जांपल से समझिए कि किसी भी बैंक के 80% कस्टमर्स आपके 20% ही बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक के, एंड जो 20% कस्टमर्स होते हैं बैंक के वो 80% बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखें, मैरिड कपल जो है 20% मैरिड कपल 80% डाइवोर्स केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि 80% कपल्स 20% डाइवोर्स केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी तरह से इसे भी देख सकते हैं, डाइवोर्स केसेस जो है ऑल ओवर इंडिया में जो होते हैं, तो वो रूरल एंड स्मॉल सिटीज में केसेस कम होते हैं, मेट्रोज में ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल इसे इस एंगल से भी देखा जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया 20% डाइवोर्स केसेस comes from 80% of the all over India, and 80% divorce cases comes from 20% of the areas, that is metros. अदर एग्जाम्पल में देखिए, आपकी जो क्लॉथ आप डेली इस्तेमाल करते हैं उसका 20% आपके क्लॉथ है, 80% टाइम इस्तेमाल करते हैं, 80% क्लॉथ आपका 20% टाइम ही इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब का जो वीडियोज रेगुलर आप देखते हैं, 80% टाइम आपका 20% वीडियोज ही आपका कैप्चर करता है।
तो अब यहाँ पे नाबार्ड के जो मेंस है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि 20% आपका वो कौन सा एरिया है जो आपको 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है। आपको वो पहचानना होगा 20% एरिया जो आपके 80% फाइनल सिलेक्शंस में रोल प्ले करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्या है खेल। नाबार्ड मेंस का जो सिलेबस है आपका नाबार्ड मेंस का, और नाबार्ड मेंस के सिलेबस में आपका 200 मार्क्स है। 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन ईएसए एंड एआरडी का है और 150 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग्स का। 100 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जिसमें कि एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग 4 सेक्शन है। एग्जाम में एक्चुअली सिलेबस में वहाँ मेंशन किया गया है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वहाँ जहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वहाँ उन्होंने मेंशन कर रखा है एडवर्टीजमेंट में, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले लेटर राइटिंग था, अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये आपका 100 मार्क्स हो गया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, 100 मार्क्स आपका ईएसए एंड एआरडी, जिसमें 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सेक्शंस। अब यहाँ समझिए 50 मार्क्स जो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के हैं, सेम यही आपके सेक्शंस के जो वही स्टडी वही प्रिपरेशन आपने कर रखे हैं प्रीलिम्स में, और वहाँ आपने 40 एसे 40 एआरडी, मतलब टोटल 80 मार्क्स के लिए आपने प्रिपेयर किए। उन 80 मार्क्स में से आपका जो है 40 यहाँ आपको जो है 50 मार्क्स का ही एग्जाम देने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके पास है कि अगर आप जो 100% डेडिकेशन के साथ फुल टाइम अभी से लेके मेंस के एग्जाम तक में पूरा टाइम भी दे देते हैं ईएसए एआरडी के ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए, क्या आप उसमें कपल ऑफ मार्क्स 2-4 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो मार्क्स आपका एज ऑफ नाउ प्रिपरेशन के बेस पे आने वाली है, उससे अगर कंपेयर करें 2-4 मार्क्स से ज़्यादा तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में देखिए, 200 मेंस का टोटल मार्क्स में से 150 मार्क्स का आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, उसमें से जो टॉप करते हैं, मतलब जो अच्छे रहे, नॉट ओनली टॉप, जो अच्छे परफॉर्म करते हैं वो 80% तक जो डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स ले आते हैं, और जो एवरेज परफॉर्म करते हैं वो इवन एज लो एज 35 तक, एज लो एज 35% तक जो है मार्क्स फेच करते हैं। अब सोचिए जरा सा, इवन आप एवरेज भी लेके चलिए तो जो लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 80%, तो 150 का 80% 120 मार्क्स, एंड जो इवन एवरेज 35 हम छोड़ देते हैं एक्सट्रीम केसेस, 50% भी लेते हैं, तो जो 150 का 50% कितना होता है? 75। तो 75 और 120 के बीच का गैप कितना है? 45 मार्क्स। सोचिए जरा, अगर अच्छा से परफॉर्म करते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में तो आपको 45 मार्क्स तक का गैप हो जाते हैं टॉप और इसमें। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसा नहीं है। तो यही आपका है 20% एरिया, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपका खेल क्या है कि आपको आंसर राइटिंग प्लस राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल, यही 2 एरियाज पे आपको काम करना है। क्योंकि नॉलेज आपको जितना गेन करना था ईएसए एआरडी जनरल अवेयरनेस, जितना आपने गेन किया उसके बेस पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले, नो डाउट। वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज आपको चेक नहीं किया है, तो वहाँ ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल ही चेक किया था डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग्स में। ये तो आपका क्लियर हो गया। एक बात और समझिए, टोटल 3.5 आवर्स का पेपर है, उसमें से आपको 3 घंटे डिस्क्रिप्टिव का आंसर राइटिंग लिखना है। तो इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रूशियल है। मतलब आपका जो अभी हमने डिटेल बताया 80-20 का प्रिंसिपल, यहाँ आपका 20% एरियाज आंसर राइटिंग का है, और ये आंसर राइटिंग में आपका 2 ही कंपोनेंट है, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल। और क्योंकि नॉलेज यहाँ पे जो है, जितना आपने अभी तक में ईएसए एआरडी के लिए आपने प्रीलिम्स में प्रिपेयर किया और अभी मेंस में भी थोड़ा बहुत, तो 20% जो आप फोकस उसमें करेंगे, तो नॉलेज के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत। आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब 2015 तक जो आपके एग्जाम हो रहे थे डिस्क्रिप्टिव के, नाबार्ड के, इवन आरबीआई के, और आरबीआई के जो इस साल भी हुआ है मार्च में 31 मार्च एंड 1 अप्रैल को, उसमें भी आप देखिए कि जो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईएसआई के लिए, वो क्वेश्चन काफ़ी जनरलिस्टिक बाय नेचर होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपको राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे ही फोकस करने की जरूरत है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, आपका प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो चुकी है। एक्सपीरियंस, जितने भी सारे एक्सपीरियंस है वो अब 2 कैटेगरी में, हम अगर उसे सेगमेंट में बांटें तो सारे एक्सपीरियंस जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिए हैं 2 सेगमेंट में आते हैं। एक जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं फुल फ्लेज में डेडिकेटेड के साथ। सेकंड कैटेगरी का वो जो असमंजस में पड़े हुए, प्रिपेयर करें ना करें, सिलेक्शन होगी प्रीलिम्स में ना होगी इनके। तो इस सेगमेंट वाले कैंडिडेट के मन में अभी मेजर 5 सवाल जो क्रिएट हो रहे हैं, मेजर 5 सवाल। पहला सवाल ये, व्हाट विल बी द कट ऑफ, कट ऑफ कितना जाएगा। अब देखिए, ये आपका कट ऑफ कितना जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता जब तक कि आपका कट ऑफ नहीं आ जाती, क्योंकि ये यहाँ पे आपके परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है, ना कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। मतलब टोटल वैकेंसीज है सारे कैटेगरी का मिला के 162 और 1:25 के रेशियो में सेलेक्ट करने वाले प्रीलिम्स में, मतलब टोटल 4050 कैंडिडेट वो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ना आप जानते हैं ना बाकी दूसरे एस्पिरेंट जानते हैं कि सारे एस्पिरेंट ने किस तरह से परफॉर्म किया है।
कितना स्कोर एवरेज में वो लाएंगे, कितना टॉपर्स होंगे। लेकिन जो नाबार्ड करने वाले हैं वो ऊपर से, वो कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं किए हैं कि इतना मार्क्स के ऊपर सभी को ले लेंगे, नहीं। वो क्या करेंगे कि टोटल स्कोर जो आएंगे कैंडिडेट्स का, तो ऊपर से जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है टोटल 4050 कैंडिडेट को वो ले लेंगे। तो यहाँ अगर आपका ये जो सवाल है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये आपका फोकस डिविएट करेगा मेंस में प्रिपेयर करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करेगा, आपका टाइम को एकदम पूरी तरह से वेस्ट करेगा, और जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पूरी तरह से। एक बात और समझिए, यहाँ पे आपको जो करना था आपने कर लिया, अब उसमें आप ना 1 मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं ना कम ला सकते हैं। जो प्रीलिम्स में आपने करना था उसमें ना 1 मार्क्स कम या ज्यादा, हाँ डेफिनेटली अभी आप इस तरह के असमंजस में पड़े रहेंगे तो आप मेंस में डेफिनेटली मार्क्स 1-2 मार्क्स नहीं, या 10-20 मार्क्स से भी ज्यादा आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी, समझ गए। और कट ऑफ जो डिफाइंड होते हैं वो तो आपको हमने बताया कि जो डिफिकल्टी लेवल, कई तरह के डायमेंशंस होते हैं। डिफिकल्टी लेवल है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, परसेंटाइल मेथड वो अपनाते हैं ना कि परसेंटेज मेथड अपनाते हैं, कैंडिडेट का कितना टोटल वो सेलेक्ट करने वाले हैं वो मैटर करती है। तो अब देखिए सेकेंड जो कॉमन सवाल सारे एस्पिरेंट जो लोगों ने लिखे हैं उनके मन में आती है, माई पेपर वॉज टफ, माई पेपर वॉज टफ। अब यहाँ पे ये समझने की बात है, टफ जो है एक रिलेटिव वर्ड है। जो फैक्ट ऑफ फिगर या जो क्वेश्चंस आपके लिए टफ है, नॉट नेसेसरी दैट इज ऑल्सो टफ फॉर द अदर्स, एंड इफ समथिंग इज टफ फॉर द अदर्स नॉट नेसेसरी इट विल ऑल्सो बी टफ फॉर यू। अब एग्जाम्पल लीजिए, कैट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैथ के कोई क्वेश्चन काफी इजी हो सकते हैं, लेकिन सेम वही क्वेश्चन जो नॉर्मल दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए टफ हो सकते हैं। एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड का अगर कोई एस्पिरेंट है तो उसके लिए अगर एग्रीकल्चर एआरडी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है उसके लिए वो इजी हो सकती है, लेकिन आपके लिए या जनरल कैंडिडेट के लिए वो टफ हो सकती है। अगर टॉप एमबीए कॉलेज के एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली कैट लिखे होने के कारण से उनके लिए जो प्रीलिम्स से ओवरऑल प्रीलिम्स से काफ़ी ईजी लगेगी, लेकिन नॉर्मल एस्पिरेंट्स के लिए वो काफ़ी टफ लगेगी। जो बैंक के IBPS SBI की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी टफ लगेगी। तो टफ वर्ड जो है काफ़ी रिलेटिव है, तो यहाँ पे इसे जनरलिस्टिक करना लॉजिकल नहीं होगा। तो आपका अगर ये सवाल है, आप किसी से भी पूछते हैं या कहीं भी आप अगर देखते हैं, तो आपका ये सवाल का जो भी जवाब मिलेगा वो सवाल ही अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि टफ तो सभी के लिए अलग अलग है, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आप इसके पीछे असमंजस में पड़े हुए हैं तो आपका ये टाइम वेस्ट हो रही है, आपका फोकस डिवेट हो रही है, और आप प्रिपरेशन मेंस के लिए ठीक से नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन में भी इम्पैक्ट डालने वाली है। तीसरा जो कॉमन सवाल है, वेदर आई विल क्लियर और नॉट, वेदर आई विल क्लियर और नॉट। अब यहाँ पे देखिए कि एक ये सवाल, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इवन जब आप एग्जाम लिख के आए हैं, कितना आपने गलत किया, कितना सही किया, कितना एक्यूरेसी आपका है, आपको ये आप खुद जब ये जज नहीं कर सकते, दूसरा कैसे आपका इसके लिए जवाब दे सकता है। दूसरा फैक्ट, जो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोच के सिर्फ टाइम का ही तो वेस्ट कर सकेंगे। जब आपके हाथ में है ही नहीं कि आपके इस बारे में कि आप उसमें क्लियर होंगे या नहीं होंगे, जो आपको करना था आपने कर दिया, अब जो नाबार्ड को करना है, IBPS को करना है वो करेगा। इसके बारे में आप सोच के अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जवाब तो किसी के पास नहीं है, इवन आपके पास भी इसका जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो उसके पीछे परेशान होने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए बेटर आप मेंस पे फोकस कीजिए। अच्छा, चौथी बड़ी एक सबसे सवाल है कि व्हाट इफ आई फेल्ड, अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 बातें कहना चाहूँगा। पहला कि एवरीथिंग हैपन फॉर सम रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम रीजन। आपके साथ जो कुछ भी होता है किसी न किसी रीजन के लिए होता है। और दूसरा कि आपके डॉट कनेक्टिंग का, अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शंस नहीं होती है तो ये किसी न किसी रीजन के लिए, और ये फ्यूचर में जाके किसी न किसी तरीके से डॉट कनेक्ट होगी। ये डॉट कनेक्ट और जो भी चीज़ है होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपका सिलेक्शंस नहीं होती है तो अभी ये सवाल को मन में ला के आप अपने, अगर आपकी सिलेक्शन यहीं पे नेक्स्ट आपका सवाल ये रहती है, कॉमन सवाल ये रहती है कि व्हाट इफ आई गेट सिलेक्टेड। तो ये दोनों सवाल अपने आप में ट्विस्टिंग है। आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना कोई और कर सकता है। लेकिन अगर हो गया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर हो गया, आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी जी जान से प्रिपेयर कर रहे हैं फेज 2 के लिए, आपका पेपर सिलेक्शन हो गया मेंस में, तो आपके जो प्रिपरेशन है वो आपको कई कदम आगे बढ़ा के रखेगा कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट, और ये आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन किया और नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप फाइनली नाबार्ड के बाद जो एग्जाम छोड़ देने वाले हैं, कोई दूसरा एग्जाम्स नहीं लिखेंगे। अगर आपने प्रिपेयर जी जान लगा के प्रिपेयर किया मीन्स के लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो डेफिनेटली आप नेक्स्ट एग्जाम लिखने वाले हैं अपकमिंग, उसमें आपको ये हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया और आप ये सेलेक्ट हो गए प्रीलिम्स में, आप तो ऐसे भी जाके वहाँ पे जो है ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, और कंपटीशन काफ़ी टफ है, एक मार्क्स से कैंडिडेट जो प्लग कर जा रहे हैं। तो ये सारे सवालों के बीच में उलझे रहने से ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा आप जब फोकस होकर प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए कि नाबार्ड का रिजल्ट जैसे ही ये अनाउंस होगा, सारे लोग इस रेस में लग जाएंगे। जो टाइम मिलेगा वो उतना ही टाइम में सारे लोग कैंडिडेट को जो है ना परफॉर्म करना होगा, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा। इसलिए बेटर होगा कि आप जो है पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पूरी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। अब नाबार्ड मेंस लिखने के लिए जितने कैंडिडेट जा रहे हैं उसको मेजर 2 कंपोनेंट में हम बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक कि नाबार्ड मेंस के एग्जाम में जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर ये ESI डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का हो, जो पूछे जाएंगे उनका एक स्टैंडर्ड जो है, उस स्टैंडर्ड में जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप जो एक एक्सपीरियंस प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जो सेलेक्टेड होंगे, जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, वो उस एग्जाम का एक्सपेक्टेशन लेवल को पूरा करेगा एग्जाम हॉल में, तभी वो सेलेक्ट हो पाएगा। और दूसरा ये है कि एज ऑफ नाउ आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, आपका जो स्टैंडर्ड है ESI ARD डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। अब यहाँ पे ये आती है कि आपका जो लेवल है और जो एग्जाम का एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों को मैच करने के लिए आपके पास जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम है। यहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया 20-80 का 20% आइडेंटिफाई करें, उसको फोकस्ड होकर आपको इस प्रपोर्शन में आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि उसका एक्सपेक्टेशन लेवल आपका पूरा हो जाए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि स्टडी जो प्लान है, आप अपने स्टडी प्लान में ये सारे कंपोनेंट को ऐड कर लीजिए, जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो सारे कंपोनेंट को ऐड कीजिए, और एक रोड मैप बनाइए कि आप प्रिपेयर अभी से लेकर एग्जाम के डे तक आप कैसे प्रिपेयर करने वाले, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करेगी, क्या आपके वो 80-20 फॉर्मूला फिट बैठ रही है हर एक डायमेंशन में। तब जी जान लगा के सिर्फ दिन रात एक करके प्रिपेयर करते रहने से आपका सिलेक्शन सिर्फ नहीं होगी, जब तक कि आपका रोड मैप प्रॉपर नहीं हो, जब तक आपका जो स्ट्रैटेजी सही नहीं हो, तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है बैंकविज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए वेरियस टूल्स अपनाते हैं आपका स्कोर इंप्रूव कराने के लिए, जैसे रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हैं, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव में स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव में आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, उसका इवैल्यूएशन कराना पड़ता है, उसका सेक्शन वाइज टेस्ट लेना होता है, फुल मॉक टेस्ट लेना होता है, उसके मॉडल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, टाइमली इवैल्यूएशंस की जरूरत पड़ती है। बैंकविज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म और एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, स्पेशलाइज्ड है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आप किसी भी डायमेंशन में आपका जो भी तरह का दिक्कत आती है, जो भी तरह का आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अभी हमने डिस्कस किया, एज ऑफ नाउ अगर लेवल आपका है 50 आउट ऑफ 150 स्कोर, आपका अगर लेवल है 75 स्कोर बनाने का, 75 से 120 का जर्नी कराने में आपका बैंकविज कई सारे के टूल्स अपनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बैंकविज के प्लेटफॉर्म पे जाइए, फ्री रजिस्टर करके वहाँ पे आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपको जो इवैल्यूएशन भी फ्री में वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको गाइड किए जाएंगे किस तरह से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है, प्लेटफॉर्म पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो और जाकर ये कॉल कीजिए, आपको सारे तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी रोड मैप बताइए कि आपका 80% दैट इज 150 स्कोर का 80% दैट इज 120 मार्क्स आउट ऑफ 150, 80% 120 मार्क्स कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि 120 मार्क्स अचीव करने के लिए आपने क्या रोड मैप बनाया, कहाँ आपको दिक्कत आएगी, पूरा कंप्लीट रोड मैप एक बार हमें दिखाइए। थैंक यू सो मच।